कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके। जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हो। आप याद करिए उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं टीएमसी के सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। तो बंगाल की परिस्थिति को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और निशाने पर ममता सरकार को लिया जा रहा है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं अपने मुद्दे का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वक्फ जिसका वक्त आ गया है। दोनों सदनों से बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है और उसके बाद कानून की शक्ल ये बिल ले लेगा। लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी का रुख करते हैं और जरा उनसे समझते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? विपक्ष को बिल से दिक्कत है या फिर ये बिल लाकर मुसलमानों की भलाई मोदी सरकार कर नहीं सकती, इसको लेकर आप लोग हैरान और परेशान हैं? रोमाना जी, दिक्कत संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए इस बिल को लाया है। मैं आपको बिंदुवार बताता हूं कि सबसे पहले जो आर्टिकल 13 है उसका सेक्शन 3 है, उसके अंदर वक्फ कानून को कानूनी वैधता मिली थी। उस कानूनी वैधता मिले कानून को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी ने सेक्शन 13 का आर्टिकल 13 सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है, जो कि गैर संवैधानिक है। इस पर बात करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो अहम मंशा है इस कानून के जरिए वक्फ की ज़मीन को हड़पने की है, जिसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके, मुझे नहीं लगता हो सकता पूंजीपतियों को इनका कमिटमेंट हो कि हम आपको ज़मीन देंगे, सस्ते दाम पे देंगे। तो उनके रडार पर भारत रेल की ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें हैं और डिफेंस की ज़मीनें हैं। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है उसकी है। इसीलिए वक्फ की जो 107 सेक्शन था, ये वक्फ की 107 सेक्शन को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अगर 12 साल से ज़्यादा किसी का डिस्प्यूट चलता है तो उसको जब्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है इस बिल के माध्यम से। इसका मतलब वक्फ की ज़मीन को जब्त करने का, जब्तीकरण का भारतीय जनता पार्टी लीगल तरीका ढूंढने का प्रयास कर रही थी और इस बिल में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी आपत्ति दूसरी इस बात से है। तीसरी आपत्ति यह है कि वक्फ करने वाले अगर सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं तो वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम दो होंगे और उसमें भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम्स। अगर एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस बिल के अनुसार सारे मेंबर भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, वक्फ करेगा मुसलमान, कमेटी में होंगे गैर मुसलमान, तो बाकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, बाकी धार्मिक संस्थाओं में क्यों नहीं इस तरह का रूल लागू होता है जो संविधान का आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है? बहुत सारे पॉइंट उठा दिए। वैसे तो इन तमाम सवाल जो आप उठा रहे हैं उसका सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। वो ये भी बता रहे हैं किस तरीके से जो वक्फ है, जो बोर्ड है, जो सारी की सारी धार्मिक कार्यक्रम देखेगी, मुसलमानों की गतिविधियां देखेगी, उसमें किसी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, ये भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो पॉइंट आपने उठाया, मैं सुबुही के पहले पास चलती हूँ लेकर दर्शकों को। और सुबुही, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों की वक्फ की जमीन हड़पने की तैयारी में है। जमीन हड़पी जा सकती है क्या इस बिल से? जी रुमाना जी, देखिए, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं ये समझने में बहुत असमर्थ हूँ कि एक एक्ट जो किसी भी पार्लियामेंट से पास होकर आती है किसी भी देश में, हमारे देश में भी आई वक्फ एक्ट, उसका अमेंडमेंट पहले कितनी बार हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है। ये बीजेपी, कांग्रेस या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये बात है कि एक सेंट्रल एक्ट जिसमें समय के साथ बदलाव की ज़रूरत है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। दोनों हाउसेज में पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी की मोहर लगने के बाद वो कानून अमेंड हो रहा है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? जो पहले कभी अमेंडमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया, ये मुझे समझ नहीं आता। अभी मेरे भाई ने कहा कि मेंबर्स में हिंदू मेंबर्स लेने का प्रावधान क्यों रखा है? जब कोई हिंदू वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी, तो चैरिटी में तो आप हिंदू से वो प्रॉपर्टी वक्फ ले लेते हैं।
हालांकि चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है भारत में, एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी अगर दान करता है फॉर चैरिटेबल पर्पस तो वो उस एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन आप लोग किसी हिंदू की प्रॉपर्टी भी लेकर उसको वक्फ की मोहर लगा के वक्फ एक्ट के अंदर लेने को तो तैयार हैं, लेकिन उस हिंदू को वक्फ बोर्ड्स के मेंबर बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब तो वो ये बदल दोहरा गया ना, चरित्र अब किस तो चीज का है? 5 साल तक आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना है, तभी आप वक्फ को दान कर सकते हो। एक्चुअली देखिए रुमाना जी, ये जरूरी था। ये जरूरी इसलिए था, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप जो दलील दे रही थी वो तो यहाँ पर नल एंड वॉइड हो गई। नहीं, मैं दलील इनको दे रही थी, जो ये हिंदू मेंबर्स को लेने के लिए इनको दिक्कत थी कि मुसलमानों का वक्फ है तो हिंदू मेंबर को क्यों लिया जा रहा है। उस पे मेरा ये तर्क है कि अगर आप हिंदू की प्रॉपर्टी ले सकते थे एज अ वक्फ, तो हिंदू को एज अ मेंबर क्यों आप लेने से इनकार कर रहे थे वक्फ बोर्ड के अंदर? प्लीज एक मिनट, बहुत सारे मेहमान हैं, सब आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। आप अगर देना चाहें तो फजील साहब आइए, जल्दी से जवाब दीजिए आप इसका। हिंदू की प्रॉपर्टी आप एज अ ठीक है सुबोही, प्लीज अब आपने अपनी बात कर दी। अब क्योंकि अगर सब बीच में बोलेंगे ना चर्चा नहीं हो पाएगी, दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा, तो प्लीज जिससे मैं कह रही हूँ वही अपनी बात रखे। फजील साहब सरकार ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि भ्रष्टाचार का मामला है। तो भ्रष्टाचार तो सांसद निधि, विधायक निधि, ब्लॉक, तहसील, कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है। उसी भ्रष्टाचार का असर वक्त पे भी है। जब पूरे देश में भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ मंत्रालय में जाके देखिए भ्रष्टाचार, कितने मंत्री जेल गए। तो भ्रष्टाचार जिस तरह से हमारे देश को खा रहा है उसका असर वक्त पे भी है। तो मतलब कहीं सफाई की ना जाए? नहीं की जाए, क्योंकि बाकी जगह आप पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसलिए वक्त को क्यों कर रहे हो जी? भ्रष्टाचार सफाई हमेशा ऊपर से की जाती है। जो सांसद और विधायक आज संसद बिल बना रहे हैं, ये लोग 40% कमीशन ले रहे हैं। इस पर सफाई शुरू करिए ना यहाँ से। सर ऐसा थोड़ी है, टेलीविजन पर बैठकर आप कह दो कि ये जो बिल बना रहे हैं 40% बिल्कुल हम सबूत दे सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए जाइए, अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी तमाम पिटीशंस पड़ी हुई हैं और पूरे देश में लाखों जांचें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, जांच हो रही है बाकायदा, लोग उसमें सर यहाँ हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना सर, वो कानून बनने वाला है, एक कदम दूर है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानी सर, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए। अब हम दूसरा आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए ना, सुबोही ने यहाँ पर स्पेसिफिकली सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाए। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो देश के मुसलमानों को ये उम्मीद नहीं थी कि हमको एक ऐसे कानून से नाफिज किया जाएगा जो कानून देश में बना ही नहीं। हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा सड़क पर। ये कोई कानून पास हुआ देश के अंदर? किसी विधानसभा, किसी लोकसभा ने ये पास किया कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते? जब कानून है तो सबके लिए है, और नहीं है तो सबके लिए नहीं है। अगर हमको आप रोक रहे तो पहले बताइए कि किस कानून के तहत रोक रहे। आपको पहले बिल लाना होगा प्रदेश की सरकार में और देश के लोकसभा में। आप ऐसा कानून पास नहीं किए जो हम पर नाफिज कर रहे हैं, तो हम कैसे सरकार को भरोसा कर? दूसरी बात, फजील साहब, कौन सा कानून है जिसके तहत देश की सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं? कल को हिंदू कहेंगे कि हम कर तो सकते हैं। नहीं, कल को हिंदू जगराता कहेंगे कर कि हम सकते हैं, जगराता पंडाल करेंगे। लगा सकते हैं। अभी कितने नवरात्र जगराते का पंडाल आपने जाके सड़कों पर देखिए होते कितना हुए लगा देखे हुआ हैं है। सर? आपने क्रिश्चियंस के कितने आपने क्रिसमस के जो फेस्टिवल्स हैं वो सड़कों को रोककर वहां पर होते हुए देखे हैं नवरात्र का सर? पंडाल जाके देखिए कितना लगा हुआ है। अभी जाके पूरे देश में देखिए पंडाल लग सकता है, सवाल का जवाब यात्राएं हो सकती हैं, पूजा हो सकती है, लेकिन सड़क पे नमाज नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ मुसलमानों को रोक रहे तो पहले बिल लाइए पार्लियामेंट के अंदर, या विधानसभा में कानून बनाइए कि भाई हम मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे। मैं समझ पा रही हूँ, कानून तो बनाइए। आपकी बात से जो मैं समझ पा रही हूँ, शमून साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल को लेकर इनके पास दो शब्द नहीं है कहने के लिए, मतलब इनका पूरा का पूरा जो टारगेट है बिल को लेकर वो मोदी सरकार की वजह से रंजिश पाले हुए हैं। कह रहे हैं ये मोदी सरकार और मोदी राज में देखिए क्या क्या जुल्म हम पर हो रहे हैं, इस वजह से ये मोदी सरकार की नीयत पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। मैं फिर से दोहरा दूं दर्शकों को कि बिल को लेकर कोई विरोध नहीं है इनके पास। आइए शमून साहब। हाँ रुमाना जी, मैं सबसे पहले तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और माननीय माइनॉरिटी के मिनिस्टर रिजिजू को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ, और अपने गृह मंत्री जी को कि आपने एक साहस किया और इस साहस के साथ इस बिल को लेकर के आए। और मैं एक शेर सुनाता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। वो वक्फ प्रॉपर्टी जो हमारे बुज़ुर्गों ने गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ़ की थी, गरीब बच्चों के लिए वक्फ़ की थी, यतीमों के लिए वक्फ़ की थी, बेवाओं के लिए वक्फ़ की थी, उस पर कांग्रेस ने 60 साल के अंदर इन तथाकथित मुस्लिम्स लीडर्स को, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, ये कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप करते रहे और मुसलमानों को वोट बैंक बनाने में इन्होंने अहम रोल अदा किया। उन्हें एजुकेशन से दूर कर दिया और आपस में इस तरह का माहौल बनाया कि जैसे आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। और आज हालात
जब ये आए कि आज बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने उन वाकिफीन की रूहों को आज सुकून मिलेगा कि उन वाकिफीन के वक्फ से गरीबों की मदद होगी। और मेरा इसमें कहना यह है कि 60 साल तक इन लोगों ने ना कोई हॉस्पिटल बनाया, हाँ। ना उस पे स्कूल और कॉलेज बनाए, हाँ। ना यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि ये गरीब पढ़ लिख जाते हैं। और उन गरीबों को जिनके लिए ये वक्फ बनाया गया था, उन्हीं गरीबों को आज इन चालाक लोगों ने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। आप सही कह रहे इसलिए हैं। मैं आप जो बात कह रहे हैं उसी का मैं जवाब लूंगी। यहाँ पर हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये हकीकत है कि दुनिया में अगर कहीं वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो हमारे देश में है। और दुनिया में मुसलमान का जो हाल है हमारे देश में, वो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उससे साफ हो गया था। इतने साल से वक्फ की प्रॉपर्टीज मनमाने तरीके से आप लोग सब मैनेज कर रहे थे सर। मुसलमानों की पढ़ाई, मुसलमानों की दवाई, मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम आप लोगों ने किया? और अब सरकार अगर उस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा रही है तो फिर आप सबको इस्लाम खतरे में आ गया, फिर वही वाला नैरेटिव है जो आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों सर, क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहते इस कौम को? देखिए रुमाना खान जी, बात यह है कि मुल्क 75 साल से आज़ाद है, 78वीं साल चल रही है और वह बिल पर पहले भी अमेंडमेंट होता रहा है और आज भी हो रहा है। सरकार जो बिल आई है, मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार कौन करता है? जो सरकार के बर्ड बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, जो वहाँ पर बर्ड बोर्ड जो है मुतवल्ली बनाता है, आम मुसलमान, आम सोसाइटियाँ नहीं करती। सही। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तो बर्ड बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाएगा? सरकार। गुजरात में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रेसिडेंट बनाएगा भारतीय जनता पार्टी। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं बर्ड बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी के लोग। यूपी में 7 साल से है, उत्तराखंड में 10 साल से है, आसाम में 10 साल से है, 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की इनकी नीयत होती कि काट के जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की, तो उन लोगों को पहले बंद करना चाहिए था जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और अभी आप जो कह रही हैं पिछड़ों को, औरतों के लिए, इस वक्फ बोर्ड के जो कानून आया है उसमें क्या चीज़ है पास हुई है, ज़रा मुझे आप बताएं, होम मिनिस्टर बताएं, और जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं वो बताएं। हम ये कहते हैं हाँ। कि 2013 में जो वक्फ बोर्ड का तरमीम हुई थी, हाँ। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी इन सबसे बुद्धिमान लोग थे। हाँ। अडवाणी जी इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मुरली मनोहर जोशी इनसे ज़्यादा जानकार थे, अरुण जेटली जी इनसे ज़्यादा जानकार थे, सुषमा स्वराज इनसे, ये सब वो लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताएं, या भारतीय जनता पार्टी की जो इस मामले में हिमायत कर रहे हैं कि इन्होंने 11 साल में मुसलमानों के लिए, फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया सरकार के द्वारा? एक सेकंड मैं लेकर चलती हूँ। दिलों में हाथ, प्रदीप लबों भंडारी पर गुलाब रखते हैं। हाँ। ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हैं। अच्छा ठीक है, सीधे लेकर चलिए दर्शकों को। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, यहाँ पर हाजिर खान की तरफ से वैसे सवाल बड़ा वाजिब सा उठाया गया है। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो स्टेट वक्फ काउंसिल होती है, भाई इसका पूरा नियंत्रण तो है जो राज्य सरकार है, जो भी पार्टी सत्ता में है उसी का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो अगर भ्रष्टाचार को ही खत्म करना था तो फिर जहां जहां बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की सरकार, और उसकी संख्या देश में कितने राज्यों में मुझे बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों को, तो कम से कम वहां से तो भ्रष्टाचार का सफाया किया जा सकता था ना। इसी वजह से वो मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। रुमाना जी, कल ही एक बड़ा अच्छा फैक्ट सामने आया देश के सामने कि जो गरीबी कम हुई है पिछले 10 सालों में, सबसे ज्यादा अगर गरीबी किसी की कम हुई है तो मुस्लिम समाज के अंदर हुई है। कल ही इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार के अंदर जो नया डेटा सरकार का आया है वो स्पष्ट करता है कि जितनी यूपीए की सरकार, कांग्रेस सरकार मुसलमानों में गरीबी नहीं कम कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान, हिंदू, हर समाज में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है तो बीजेपी के अंडर के शासन में हुई है। 27% मुसलमानों की इनकम पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ी है, जो यूपीए के समय से 4 गुना ज्यादा है। तो हमारी मंशा इन्हीं फैक्ट से समझ में आ जाती है, जो तुष्टीकरण करते हैं उनको नहीं समझ में आएगी। अब ये हाजिर खान का लॉजिक वही हो गया कि भाई आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करा 2019 के बाद में, तो उसके पहले भी तो कर सकते थे। ये क्या लॉजिक हो गया? जब कानून बदलेगा तभी जाके नए प्रविकरण आएगा। आपके शो पे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कि भाई मुसलमानों को इसमें नहीं रखा गया है। ये रहा बिल रुमाना जी, पेज नंबर 6 पे मैं पढ़ना चाहता हूं, और ये क्लियरली कहता है कि भाई 3 persons to represent Muslim organizations having all India character and national importance. Chairpersons of 3 Waqf board by rotation. 1 person to represent the mutawlis of the Waqf
हैविंग अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ 5 लाख एंड अबव, 3 एमिनेंट स्कॉलर मुस्लिम लॉ के, 2 जज उसके अलावा, तो 3 एमिनेंट स्कॉलर मुस्लिम लॉ के होना कंपलसरी है। एक व्यक्ति जो मुताबिक को रिप्रेजेंट करेगा होना कंपलसरी है। धर्मेंद्र जी को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। धर्मेंद्र जी ने कहा गैर मुस्लिम को रखा गया। एक सेकंड प्रदीप भंडारी, आपने प्रदीप भंडारी का जवाब सुना? आइए धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ। मेरी जो आपत्ति थी वो ये थी कि एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम्स विल बी देयर इन द कमेटी। एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम 2 होंगे, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अरे तो साहब, अगर आपके मन में गंदगी नहीं थी, आपके मन में ठग नहीं था, आपके मन में विश्वासघात नहीं था, तो आप लिख देते 2 होंगे। सर, ये क्या मतलब है? आपको सुन लेना चाहिए था ना किरण रिजिजू, जब ये बिल पेश कर रहे थे तभी उनकी तरफ से कहा गया था, स्टेट काउंसिल के लिए उन्होंने कहा था कि 3 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे गैर मुस्लिम, और उन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए कहा था 4 से ज्यादा नहीं होंगे, चेयरमैन को इंक्लूड करते हुए उन्होंने अपना भी जिक्र दिया था। सर सुनकर आए कीजिए ना, आप लोग आधी खबरें सुनकर पढ़कर आते हैं, फिर आप लोग जो है वो भ्रम फैलाते हैं सर, और जो फैक्ट्स होता है उसी पर हम लोग आपको करेक्ट करते हुए रह जाते हैं सर, चर्चा आगे ही नहीं बढ़ पाती है। दिक्कत ये है सर, तैयारी से आप लोग नहीं आते। एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। शालिनी यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। शालिनी जी, अब मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हाजिर खान साहब की तरफ से दूसरी बात उठाई गई उसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो बदलाव किया जा रहा है, ये जो कानून में संशोधन हुआ है, इससे मुसलमानों का भला क्या होगा, उसका कोई रोड मैप तो बता दो। रुमाना जी, शायद ये इस बात से वाकिफ नहीं है कि कर्नाटका में बस 2 दिन पहले 4 रुपए से दूध जो बढ़ाया गया है, वो भी मुसलमान और इस देश के हर एक नागरिक जो करीब रेखा में वहाँ रहता है उसके पेट पे लात है। तो बात मत करिए वक्फ बोर्ड की कि वक्फ बोर्ड में क्या करने वाला और क्या नहीं करने वाला। बात आप ये करिए कि आज अगर सरकार एक चुप रहिए, मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आप जानते हैं मैं तर्कों के साथ बात करती हूँ। मैं वो महिला हूँ जो जेपीसी के सामने गई थी और जिसने ये हक रखा था कि ये सारे जितने प्रावधान है 44 प्रावधान के तर्क भी दिए थे। तो आप चुप रहिएगा। बात करते हैं अब राजनीतिक लोगों की, जो कि कहते हैं कि ये हमें तर्क चाहिए था, हमें ये पॉइंट चाहिए था, वो चाहिए था। तो आपको टीडीपी के तरफ नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आपको जवाब दे रही मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जवाब दे रही हूँ। आपने बताया कि आप जेपीसी के सामने भी गई। जी, मैं जेपीसी के मैं सामने गई। बहुत बढ़िया। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये जो कानून में बदलाव हुआ है, इससे मुसलमानों की पढ़ाई, मुसलमानों की दवाई, मुसलमानों की भलाई, वो सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा, इसका जवाब दर्शक को पता चलना चाहिए। जो सरकार आज ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड, ना कि सिर्फ उन बोर्ड्स की जहां पे सरकार है, वक्फ बोर्ड इस पूरे देश के वक्फ बोर्ड में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन करना है। लैंड माफिया का सोल्यूशन करना है, हमें सोल्यूशन करना है तालीम के इदारों को खोलने का। हमें सोल्यूशन चाहिए कि जो इतने हम लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी अभी तक संख्या कुछ हमें पता नहीं है। मेरे को ऑडिट चाहिए, मेरे को जानना है वक्फ में कितनी जमीनें हैं, उन जमीनों के तहत कितनी जमीनों पे उपजाऊ काम किया जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ उन जमीनों पे जो अभी तक वक्फ में रजिस्टर हुई भी है, तो क्या उनमें वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनमें दुकानें बनाकर जो मुतवली उसने बेच दिया है। मैं वो एक रुपए का हिसाब चाहती हूँ जो वक्फ बोर्ड के अंदर है, क्योंकि वो गरीबों का पैसा है, वो आपका और मेरा पैसा नहीं है, वो गरीबों के उत्थान के लिए है। जिस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही से मैनेजमेंट किया जाए, तब उस वक्त 12,000 करोड़ आय वक्फ की हो सकती है। और सोचिए अभी आप, आज की तारीख में वक्फ की आय जो है वो महज 170 करोड़ तक ही सिर्फ सीमित है। तो ऐसे में कितने बदलाव की जरूरत है, कितना पोटेंशियल वक्फ और वक्फ की प्रॉपर्टीज में है, और उसी दिशा में ये कदम मोदी सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया है ताकि इससे आमदनी भी बेहतर तरीके से हो सके और उस पैसे को फिर मुसलमानों के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल दोनों राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हिस्से में 2 अन्य राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप जी, महिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड दौरे पर हैं और वहीं से जानकारी सामने आई है, आज कई राष्ट्रों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मोहम्मद यूनुस से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस समय बैंकॉक से हमारे साथ मौजूद हैं और जरा विशाल से जानते हैं ये द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है विशाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहम्मद यूनुस के साथ।
देखिए रोमाना, यहाँ पर ये द्विपक्षीय मुलाकात का फॉर्मेट होगा या नहीं होगा, इस पर अभी भी सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से मीटिंग का अनुरोध किया गया था और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के बीच में एक मुलाकात हो सकती है। हालांकि यह मुलाकात बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिम्स्टेक की साइडलाइन में यह मुलाकात हो सकती है, और लेकिन ये द्विपक्षीय मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध किया गया था कि ये मुलाकात हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनिस के बीच में मुलाकात बैंकॉक में हो सकती है। और 5 अगस्त 2024 को ढाका में जो तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, उसके बाद से यह पहली मुलाकात होगी। और भारत लगातार जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, उनका मुद्दा उठाता रहा है। तो देखना यह होगा कि थोड़ी देर में जब पीएम मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर बातचीत होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनुरोध बांग्लादेश की तरफ से किया गया है इस मुलाकात का। देखना होगा जब मुलाकात होगी तो क्या बात होगी।